नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात आम आदमी की करेंगे, उसकी जेब की करेंगे, उसके खाने की करेंगे और उसके रोजाना काम पर आने और जाने की करेंगे। बात करेंगे त्योहारों की और बात करेंगे त्योहारों के मौके पर सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही महंगाई की। कभी किसी जमाने में इस महंगाई को डायन भी कहा जाता था, गाना भी गाया जाता था कि महंगाई डायन खाए जाते। लेकिन आज तो मानो अपने हिस्से का निवाला इस महंगाई डायन के मुंह में डालना आम लोगों ने अपनी नियति ही मान ली है। आज अक्टूबर महीने की 14 तारीख है और यकीन मानिए 14 दिन के भीतर आज 11वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में पेट्रोल के दाम 3 रुपए 15 पैसे और डीजल के दाम 3 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगे हुए हैं। तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हर चीज महंगी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि त्योहारों के मौके पर क्या लोगों को इस तरह की महंगाई और झेलनी पड़ेगी? कब मिलेगी इस महंगाई से राहत? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सुनते हैं क्या कुछ कहना है आम लोगों का महंगाई को लेकर। भाव भी तेज है भाई साहब। 100 रुपये धड़ी से कम तो आलू है नहीं। जो अच्छा आलू है, प्याज है, प्याज 200 से 250 रुपये तक है। और टमाटर भी 60 से 70 रुपये किलो। सेब से भी सेब है, सेब भी अलग अलग हिसाब से है। 60 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो तक सेब है मार्केट में। फ्रूट भी महंगा है, बहुत मुश्किल हो रहा है खरीदना। 80 रुपये किलो टमाटर हैं और कोई सेब भी 100 रुपये किलो है। कोई भी फ्रूट सस्ता नहीं, कोई सब्जी सस्ती नहीं, सब कुछ महंगा। लेना मुश्किल हो रहा है, पिछड़ जाते हैं। प्याज टमाटर की बात करें, क्या भाव बिक रहा है? टमाटर 60 रुपये किलो देवा, प्याज 250 है। और प्याज का तो बुझ देना, प्याज तो खाने बंद कर दिया हमने। जी, मंडी में आए हैं, क्या ले जाएं क्या खाएं? प्याज तो खाने ही बंद कर दिए। क्या पूछोगे प्याज की? टमाटर 60 रुपए। रंजीता मेहता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से और अर्जुन सुडेल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से। स्वागत है आप तीनों का। रंजीता जी, दिवाली का मौका है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि लोगों को जेब पे भारी पड़ रही है दिवाली। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। कोई उम्मीद है राहत मिलने की, या ऐसे ही महंगाई डायन जो है अपना डंक मारती रहेगी? प्रदीप जी, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किए होते, ये हालात ना पैदा किए होते, तो निश्चित तौर पे ये डायन जो है आज डंक ना मारी होती। हमने अपनी आयात जो करते हैं ऊर्जा, उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम की होती तो निश्चित तौर पे आज हमारी ये डायन नहीं खा रही होती। आज अगर हम बात करते हैं 2010 की, जिस समय ताबड़तोड़ सरकार ऑयल बांट रही थी 2005 से लेकर 2009 तक, और जब आर्थिक मंदी आई 2009 के अंदर, लोगों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया, तो कांग्रेस सरकार ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि अभी नहीं दे पाएंगे आपको, हमने वादा 2022 से 2026 तक का कर रखा है, तब तक हम आपको ब्याज पे करेंगे, रेगुलर पे करेंगे। और आज हालात ये हैं कि तब की मार अब तक लगातार जो है हम पर इसलिए पड़ रही है कि 2010 के अंदर कांग्रेस ने जो रेट थे, पहले पेट्रोल के डीरेगुलेट किए और 2014 में हमारी सरकार आने से पहले डीजल के भी डीरेगुलेट कर दिए। अब ना हमारे कंट्रोल में है कि हम उसको कम करें, ना हमारे कंट्रोल में है कि हम उसको बढ़ाएं। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो भी रेट होता है उसके हिसाब से बढ़ता है, उसके हिसाब से कम होता है। आज प्रॉब्लम किस बात की है कि जो ब्याज लगातार हमारी सरकारें पे कर रही हैं, उन आंकड़ों में थोड़ा सा आपकी रोशनी लाना चाहूंगी, ताकि आम जनता आपके चैनल के माध्यम से ये समझे कि किस तरीके से आंकड़े खेलकर मनमोहन सरकार जो ये कहा करती थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, किस तरीके से 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का बिल भरे बिना अपनी सरकार छोड़कर चले गए और सारा बोझ जो है पूर्ववर्ती सरकारों पर डाल कर गए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस वापस नहीं आना है, ना कभी हमें ये बोझ सहना पड़ना है जो आज भाजपा ये सह रही है। सबसे बड़ी खूबी है कि 2022 से लेकर 2026
रंजीता मेहता जी, बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, आम लोग जो है ना इस देश के, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन ऑयल बॉन्ड के चक्कर में कैसे प्राइस बढ़ रहे हैं। उनको ये पता होता है कि 1 लीटर पेट्रोल का जब मोटरसाइकिल पे काम पे जा रहा होता है आदमी, तो उसको 100 रुपये 110 रुपये देना पड़ रहा है। उसको ये पता होता है कि शाम को जब वो घर पे वापस जाएगा, तो जब उसको सरसों का तेल खरीद के ले जाना है, तो वो जो पिछले साल तक 80 रुपये लीटर सरसों का तेल मिलता था, वो 210 या 215 रुपये लीटर लेके जा रहा है। उसको ये समझ में आता है कि जब किसी स्टेट में इलेक्शन जीतना होता है तो एक एक महीना लगातार तेल के दाम नहीं बढ़ते हैं। और उसको यह समझ में आता है कि जब त्योहारों का मौका होता है, अक्टूबर में 14 तारीख आज हुई है और 11वीं बार तेल के दाम बढ़ गए हैं, सरकार ने कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कैसे सरकारों के हाथ में नहीं है? तेल पे टैक्स सरकार ही तो लेती है मैडम। मैं आपको यही तो आंकड़े बताना चाहती हूँ डब्बा साहब। आप ये नहीं सोच रहे कि जो हमारी सरकार आने के बाद पिछले 7 सालों में 3500 करोड़ रुपए का ब्याज हम ऑलरेडी भुगतान कर चुके हैं। और आपको बता दूं मैं कि आने वाले जो समय है, ये 16 अक्टूबर का दिन है जिस दिन सरकार ने 5000 करोड़ रुपया और चुकाना है। आने वाली जो 28 तारीख है त्योहारों के बाद, उस दिन सरकार ने फिर से 5000 करोड़ का ब्याज चुकाना है। पूर्ववर्ती सरकारों से पूछिए, जो बयानी साहब यहाँ बैठे हैं, इनके समय में इन्होंने एक भी ऐसा काम जो किया हो मनमोहन सरकार ने, जिससे कि हम आयात के ऊपर कम डिपेंडेंसी हो। आज सरकार क्या क्या कर रही है वो मैं आपको बताऊंगी। आज ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो, हम इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर सब्सिडी 35 से 45% बढ़ा रहे हैं। आज 2024 तक पूरे हरियाणा के अंदर डायरेक्ट पाइपलाइन से हम गैस पहुंचा रहे हैं ताकि सिलेंडर के रेट कम कर सकें। हम पेट्रोल का रेट कम करने के लिए इथेनॉल की मिक्सिंग जो पहले 8% हुआ करती थी, उसको 20% तक लेके जा रहे हैं ताकि पेट्रोल और डीजल का कम हो जाए। 1200 करोड़ रुपए का फंड कोस्टल एरियाज में दिया जा रहा है ताकि हम अपने असम के अंदर कुएं खुद खोदें, ताकि अपना पेट्रोल डीजल हम खुद बनाए यहाँ पर। और हमें 5 अक्टूबर को 99 रुपए 77 पैसे पेट्रोल था। आज 14 अक्टूबर को 101 रुपए 82 पैसे पेट्रोल है। यही हाल डीजल का है। ठीक है, आपको बार बार ठीक है, 60 रुपया किलो के हिसाब से लोग टमाटर खरीद रहे हैं। चाहे 35 पैसे बढ़े, चाहे 2 पैसे बढ़े, चाहे 12 पैसे बढ़े, जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट होगा सरकार को उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ रहा है। अब आप कह रहे हैं बयानी साहब बिल्कुल सही, जिम्मेदारी कांग्रेस की है 7 साल बाद भी। बड़ा अचंभा आता है जिस प्रकार से रंजीता मेहता जी जो बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही है। जनता देख रही है, वो कहते अनाड़ी के हाथ में सरकार आ गई। अंगूर खट्टे हैं, इन्हें खाने नहीं आते तो अंगूर खट्टे हैं। अरे अगर आपको सरकार नहीं चलानी आती तो आप सड़कों पे हमारे जैसे आ जाओ, हम सरकार चला लेंगे। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अभी परसों के अखबार में स्टील मार्केट के चेयरमैन और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि हम खुद को समझ नहीं आती कि स्टील के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी हैंडलूम का अभी काफी चीजें जो लोगों की निगाह में नहीं है, हैंडलूम के रेट जो है 1.5 गुना हो जाएंगे। जो आज वो 150 रुपए कपड़ा हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। फल सब्जी, तेल के दाम, और ये मानो कि पेट्रोल डीजल के दाम। एक बार गैस के दाम हमने बढ़ाए थे, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके पूरे ढोल नगारों के साथ निकली थी। एक बार हमने महंगाई की थी, केवल 1 रुपए टिकट बढ़ाई थी रेलवे की। ममता सुनने की कैपेसिटी रखना, एक बार शांति से सुनने की कैपेसिटी रखना। ममता बनर्जी ने पूरा हो हल्ला मचा दिया था। मतलब आज वो पक्ष के लोग भी ममता बनर्जी है या इस प्रकार के लोग हैं, क्या कहती थी, क्या नहीं कहती थी, आपके मनमोहन जी इनको या तो चुप कराइए, नहीं तो उनका माइक म्यूट कर दीजिए। सुनने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं इनको बोलने भी नहीं दूंगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप बोलोगे तो मैं बोलिए आनंद जी, बोलिए। आपसे अच्छा मैं बोल सकता हूँ। ऑयल बॉन्ड पे जवाब दे दीजिए आप। हालांकि उससे जितनी कमाई की है सरकारों ने, उसका हिसाब नहीं बताएंगी रंजीता जी, फिर भी आप बोलिए, ऑयल बॉन्ड पे जवाब दीजिए। आपको कहा है कि आप थोप के गए हैं। जितना इनको बोलना बोल लेने जी, उसके बाद में या तो मैं बोलिए आनंद जी, बोलिए।
अगर बीच में बोलने की इनकी आदत नहीं खत्म होती तो ये बोल ले एक बारी। तो आज जो स्थिति पूरे देश की है, आप जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा रहे हैं, आपको सरकार नहीं चलानी आ रही है, आप देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जिस मार्केट की आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, 106 रुपए क्रूड के दाम थे और हमने जो है 71 रुपए पेट्रोल रखा। और आज जो है क्रूड के दाम क्या है और तेल और डीजल के दाम क्या है। और ये बात मान के चले, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, तो टोटल महंगाई बढ़ेगी। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे तो नेचुरली महंगाई बढ़ेगी। रेलवे टिकट को क्या हो गया? लेकिन ये तो सवाल है, देखिए रंजीता जी, ये सवाल तो है, एक तरफ रोजगार का मसला है। देखिए रंजीता जी सुनिए, एक तरफ कोविड की वजह से या जिस भी वजह से रोजगार का मसला है, लोगों के पास रोजगार कम है, जिनके पास है उनकी आमदनियां कम है, उद्योग धंधे कोविड की मार झेल चुके हैं। उसके बाद लगातार इस तरह से महंगाई अगर बढ़ेगी तो सीधा सा असर उद्योगों पे पड़ेगा, काम पे पड़ेगा, लोगों की रसोई पे पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदार तो कोई ना कोई होगा ना। आप 7 साल बाद भी अगर किसी और को जिम्मेदार बताएंगे तो आपके कंधे कितने मजबूत है इससे पता चल जाता है। बासा मैं यही तो बोल रही हूँ, कोरोना के अंदर महामारी होने के बावजूद, इनकम ना होने के बावजूद 35,000 के करोड़ के टीके जो है सरकार मुफ्त लगा रही है। इतना कुछ होने के बावजूद डीएपी खाद का रेट जो इन्होंने अपनी सरकार में 10 सालों में 400 से 1150 पहुंचाया था, हमने 1150 से 1200 भी नहीं होने दिया। आप एक कंपैरिजन तो करिए ना। उसको लेके तो मारामारी मची हुई है ना, रोज लाइनों में लग रहे हैं, लोगों को चोटें खानी पड़ रही है। डीएपी की आप बात मत करो, मैं अर्जुन सुड़ेल साहब को जोड़ देता हूँ। सुड़ेल साहब क्यों नहीं जवाब दे रही? आपकी पार्टी हालांकि कोई मेंबर नहीं है सदन में, लेकिन फिर भी विपक्ष में आप लोग अपने आप को बताते हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी जिम्मेदार है, 1-2 बार इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन आप तो चुप्पी साध के बैठे हैं। जी, ये प्रदर्शन हम निरंतर करते रहते हैं महंगाई के खिलाफ। और रही बात आप बता रहे थे महंगाई कहा जाता था, वो डायन महंगाई नहीं है, आज डायन भारतीय जनता पार्टी है। देखिए 8-9 साल इनकी सर्वे चलाते हुए आज भी वही बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज भी पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं। आखिर कब तक पुरानी सरकार को कोसते रहेंगे? जैसे कांग्रेस ने काम किए थे, क्या आप भी वही काम करना चाह रहे हैं? क्या वही उससे भी बढ़कर ये लोग काम करना चाह रहे हैं? और महंगाई निरंतर बढ़ रही है। गैस की आपने बात करी, गैस में पिछले लगातार इतने महीनों से मैं आपको बताऊं कि इनकी सरकार में 400 रुपए से ऊपर ज्यादा दाम बढ़े हैं। जी और उसके अलावा सरसों का तेल की अगर मैं सरसों के तेल की मैं अगर बात करूं, आपकी पार्टी की सरकारों में कभी काम किया है? देखिए रंजीता जी, वजूद तो अभी इलाहाबाद का चुनाव है। रंजीता जी बीच में मत बोलिए, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। वजूद अभी इलाहाबाद में 15 दिन बाद इलेक्शन है, आपकी पार्टी की जमानत जब्त होगी, वहाँ पे पता चलेगा किसका वजूद है किसका नहीं है। बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें रसोई गैस की दबासी, रसोई गैस गैस के साथ साथ तेल की हम बात करें, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया है। रसोई का जो बजट होता है वो पूरी तरह से बिगड़ा पड़ा है। दालें महंगी हो चुकी हैं और रिफाइंड महंगा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मैं यही कह रहा था कि किसान की अगर बात करें तो 2022 में दुनियाई करने की बात कर रहे हैं। रंजीता जी चुप हो जाइए प्लीज, सुन लेना चाहिए दूसरे का। दूसरे की बात भी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा बोल लेना। आप ऐसे ही बीच में बोलते रहते हैं, ना किसी की बात पूरी होने देते हैं, क्योंकि आपका बीच में बोलने का काम यही है कि जनता तक ये बात ना पहुंचे, इस तरह की आप बातें करते हैं। मैं रंजीता जी से पूछना चाहता हूँ, 2 महीने बाद 2022 में किसान की आय दुगनी होने जा रही है, क्या उसके लिए मिठाई तैयार रखे हैं? वो रंजीता जी सुनिए, किसान की बात हुई है, खाने की बात हुई है। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े बताता हूं रंजीता जी। आटा जो पिछले अक्टूबर में 150 रुपए का 5 किलो मिलता था, वो 185 रुपए का 5 किलो मिलता है, कोई ब्रांडेड आटा जब आप लेते हैं। सरसों का तेल 90 रुपए से 100 रुपए लीटर होता था,
वो 210 से 215 रुपए लीटर पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर तक लगभग दुगना हो गया है। रिफाइंड ऑयल 80 से 90 रुपए लीटर मिलता था, 170 से 180 रुपए लीटर हो गया। 100 रुपए की बढ़ोतरी एकदम से। चीनी 70 रुपए से बढ़कर 100, चना, उड़द, हर चीज महंगी है। किसानों की बात भी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से की जा रही है। सवाल यह है कि जब डीजल महंगा होगा तो उसकी सीधी सी मार किसान पे पड़ेगी। जिस किसान की हितैषी होने की आप सभी पार्टियां दावा करती हैं, उसकी मार तो किसान को भी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, अगर 1 एकड़ में सिंचाई, बिजाई और बुआई, ये सारी चीजें, बहाई जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें अगर डीजल से की जाएंगी तो 4 से 6 हजार रुपए का खर्चा आता है 1 एकड़ में, एक फसल में। और डीजल के दाम आज क्या है हरियाणा में? और डीजल पे टैक्स लेने वाले जो सबसे ऊपर के प्रदेश है उनमें एक नाम हरियाणा का भी है मैडम। सबसे ऊपर स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर पे स्थान है राजस्थान का, तीसरे नंबर पे स्थान है पंजाब का। मैं इस बात से हैरान हूँ कि जहां पर की कांग्रेस वाले बैठे, इनसे पूछिए, अगर टैक्सेशन की बात होती है, मैं आपको वेरिफिकेशन बता देती हूँ कि जो डीजल के प्राइस होता है कैसे डिसाइड होता है, जिसमें 30 से 32% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है और उसका टैक्स लेती है। उसमें से 40% वो फिर से लोगों को वापस करती है। मान लो अगर 30 रुपए की चीज है, 12 रुपए फिर सरकार हमें ही देती है उसके ऊपर खर्चा करने के लिए। 20 से लेकर 39% तक स्टेटों के टैक्स हैं, जिसके अंदर जहां पर कांग्रेस शासित है, यानी साहब को ये बोली ना वहां के रेट कम कर ले, वहां की सरकार जो है अपने लोगों को राहत दे दे, डीजल पेट्रोल का रेट कम करके वहां पर महंगाई कम कर दे, तो बैठ कर दांत निकालने चैनल्स पे बड़ा आसान है। आप उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हो मैडम? आप अपनी बात बताइए ना। आप सरकार में हो, प्रदेश में आपकी सरकार है, अरे देश के, आप बताइए ना। देश की सरकार भाजपा के हाथ में है और उसके बाद में इस तरह की बातें करते हैं, प्रदेशों की बातें करती है। रंजीता मेहता जी को ये कहो कि मोदी जी को कहो कि रिजाइन देंगे। सुन तो लीजिए बिहारी साहब, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो कहे थे उसके ऊपर मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है, सिर्फ बैठकर दलीलें देना, ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? अभी आपने कहा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? और कितने दिन रोने हैं मैडम? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, तो बता दो। अर्जुन जी, आप ढके रहे तो ज्यादा बेटर है। क्यों ढके रहे? इलाहाबाद जाके तो दिखाइए, इलाहाबाद जाके तो दिखाइए आपके कैंडिडेट के क्या हालात है। जेल में पूर्वज आपके कैंडिडेट के हालात है ना, दो बात महंगाई की है। बात अर्जुन जी, बात महंगाई की है। आज सिर्फ महंगाई की बात करेंगे। त्योहार का वक्त है, दिवाली सिर पे आ चुकी है, लोगों को पर्व मनाने हैं, लेकिन महंगाई जो है उसको पर्व मनाने से रोकने की कोशिश कर रही है। इस महंगाई को कैसे रोकेंगे, आज चर्चा इस पे करने के लिए आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ भी लेता हूं कि क्या कोई उपाय भी सोच रही है सरकार, या दोष देने का ही काम है? मैं आपको बार बार एक ही बात, दोनों जितने भी मेरे विपक्ष वाले आ बैठे हैं, इनसे ये पूछिए कि इनके पास एक भी सुझाव है कि जो इन्होंने किया था और हमने नहीं किया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले रेटों में कैसे कम होंगे, उसके लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बोझ छोड़ के गए हैं, बयानी जी एक बार भी बॉन्ड के ऊपर बोल नहीं पाए, मुंह पे टेप लगी है कि जितना ब्याज हमें भरना पड़ रहा है, वो मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। मैं आपको तारीखों पे तारीख आप जैसे बकवास करनी मेरे को नहीं आती, देश की बात कर रही है। आप जैसे बकवास करनी नहीं आती। नहीं बयानी साहब, ये देश को गुमराह कर रही है। ये तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप दे दो जवाब। बकवास की क्या बात है इसमें? आप दीजिए ना, आपसे सवाल किया है। आप बीच में बोल रहे हो, ये इनको चुप कराओ, मैं जवाब देता हूँ। हाँ दीजिए जवाब। रंजीता जी जवाब ले लेते हैं एक बार। बढ़ गया, इतने लाख करोड़ खर्च कैसे बढ़ गया? हमने तो 65 लाख छोड़ा था, आपने 2 लाख करोड़ कर दिया, कैसे हो गया ये तो बता दें। कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप ब्याज की बात करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मोदी जी को अरबों रुपए का हवाई जहाज चाहिए, मोदी जी को लाखों रुपए की ड्रेस पहनने के लिए चाहिए,
वो कहां से आ रहे हैं पैसे? नहीं, बात ये नहीं, देश में अरबों रुपए कार्यालय बन के बयानी साहब, कहां से आ रहे हैं पैसे? ये पैसे देश की महंगाई जो बढ़ रही है इस वजह से बढ़ रही है। जो लोगों की जेबों से आप लूट रहे हो, जिस प्रकार के किसानों के ऊपर कानून आपने बनाए हैं, जो महंगाई के जो स्टॉक करेंगे, स्टॉक करने के बाद में वो महंगाई कर पाएंगे, इसलिए तो आप कर रहे हो ना। इसीलिए तो किसानों पे 3 कानून बना रहे हो कि ताकि स्टॉक इंतजाम कर सके, स्टॉक करके उसको महंगा कर सके। आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती मैडम? जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लाते? कहां है वो पैसा? और इतना पैसा आ रहा है, वो कहां जा रहा है, ये तो बता दें। माफी नहीं मांगेंगे, मैं आगे डिबेट कंटिन्यू नहीं करूंगी। अगर आप प्याज की बात करिए, देश के अंदर एक विकास कार्य बता दें या प्रदेश, इनको चुप कराओ जी एक बारी, प्रदीप जी चुप कराओ इनको। नहीं बयानी साहब, ऐसे प्रवक्ताओं के साथ मत क्या करो मेरे को, जब मैं बोल रहा हूं तो इनको चुप कराओ थोड़ा सा। नहीं सुनिए, इनको ये पूछे जी, पिछले 5 सालों के अंदर, और 2 साल अब हो गए, 7 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर एक विकास कार्य बता दें कि हमने ये विकास कार्य किया है। एक बिजली का यूनिट ऐसा बता दे कि हमने ये यूनिट लगा दिया। नहीं, आपसे ऑयल बॉन्ड पे बात कर रही है ना, वो ऑयल बॉन्ड पे जवाब दे दीजिए आप। ऑयल बॉन्ड पे कौन सा ब्याज? जितना हमने कर्ज लिया था उस पे हम भी तो ब्याज दे रहे थे, हम भी तो ब्याज दे रहे थे कि हम इन पे सारा ब्याज इन्हीं पे छोड़ दें। हमें पता था कि ये आएंगे। ये तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, कांग्रेस दोबारा नहीं आएगी, दोबारा बीजेपी कभी नहीं आएगी। जिंदगी में सपने मत लो आप। जो हालात आपके इस वक्त हो रहे हैं ना, वो हालात दोबारा कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेंगे आपको। जो लोग घरों से नहीं निकल सकते वो हमारी कांग्रेस की बात करते हैं। हम जो देश के विकास के लिए हमने कर्ज लिया, रंजीता जी, सवाल किसानों का था, आपसे बातचीत किसानों को लेकर चल रही थी, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, ये सभी लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। लेकिन जब डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, रेट लगातार बढ़ रहे हैं, और इसकी सीधी मार आम लोगों पे पड़ रही है, उसमें किसान भी शामिल है। उसको खेती करनी है, उसकी लागत बढ़ेगी। आप कहते हैं एमएसपी देते हैं, लागत आपने तय कर दी जनवरी में और कीमत बढ़ रही है अक्टूबर तक, तो कैसे सहन कर पाएगा? मैंने फिर आपसे रिपीट कर रही हूँ, जब तक बयानी साहब माफी नहीं मांगेंगे, जो शब्द इन्होंने बकवास मेरे लिए यूज किया है, तब तक मैं आगे डिबेट कंटिन्यू नहीं करूंगी। नहीं, उसके लिए तो मैंने टोका ना, मैंने टोक दिया बयानी साहब को। नहीं चाहता। कहाँ टोका उनको आपने? किस बात की माफी मांगेंगे? नहीं, मैंने टोका उनको उसी वक्त टोक दिया था जब उन्होंने बकवास शब्द का इस्तेमाल किया था, तभी टोका था मैंने। आप दूसरों के बीच में बोलते जो आपको नजर नहीं आता। बोलिए रंजीता जी। आप बकवास बोलेंगे? जब उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया था उसी वक्त, और मैं इस कार्यक्रम में डिबेट नहीं करता हूं, मैं बहस नहीं करता हूं, हम चर्चा के लिए बैठते हैं ताकि कोई सॉल्यूशन निकले। आप लोग सब सम्मानित लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का फेस लेके बैठते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल रहे, बेहतर रहेगा। बोलिए रंजीता जी। डब्बास साहब, बिल्कुल खुले शब्दों में आपको समझाती हूँ। आज मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास शादी के लिए पैसे नहीं है जी। मैंने अर्जुन जी से उधार ले लिया कि मेरे को ये राशन उधार में दे दो, मैं आपको 2022 के अंदर वापस करूंगी जो आज पैसा वापस ले रही हूँ, और इसके बदले में मैं ब्याज भी आपका जो है अभी शुरू नहीं करूंगी, आज से 6 साल बाद शुरू करूंगी। ये काम किया है कांग्रेस की सरकारों ने। 2005 से 2009 तक बॉन्ड बांधे, ब्याज शुरू नहीं किया वापस करना। 2010 में जब लोगों ने पैसे वापस मांगने शुरू किए, आर्थिक मंदी आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम पैसे वापस नहीं कर सकते, हम आपका रेट डीरेगुलेट कर देते हैं, आगे जो महंगा होगा कम होगा वो आपकी किस्मत, इंटरनेशनल मार्केट की किस्मत, जो ब्याज है वो तो हम आने वाले 5 सालों के बाद शुरू करेंगे, जो कि 2014 से हमने शुरू किया ब्याज पे करना, और हम ऑलरेडी 35,000 करोड़ रुपया पे कर चुके हैं इनके ब्याज का। 5,000 करोड़ रुपया इस 16 को पे करना है, 28 नवंबर को 5,000 करोड़ फिर पे करना है, और उसके बाद अगली किस्त जो है वो 2023 नवंबर में आएगी, तब हमने 22,000 करोड़ रुपया पे करना है। ये जिस तरीके से घोषले देकर इन्होंने उस समय ये रेट कम कर सकते थे, इन्होंने अपने सिर का बोझ उठाया, 100 रुपए की चीज को 60 रुपए दिया और 40 रुपए ब्याज 80 रुपए
मतलब ये मान के चले कि आने वाले वक्त तक, कुछ वक्त तक लोगों को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस बोर्ड का वो करके चली गई और आप लोग उसको उतार रहे हैं, बस यही चलता रहेगा। मैं दब्बास साहब आपको यही तो बता रही हूँ कि उसके अलावा हम कर क्या रहे हैं। हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपने ही यहाँ पर कुएं खोद रहे हैं ताकि हम बाहर से ऑयल हमें ना मांगना पड़े, हमें ना खरीदना पड़े। हम यहाँ पर ही गैस लाइन की लाइनें बिछा रहे हैं ताकि हमें जो सिलेंडर रेट है उसको कम मिले। जो 35 रुपए किलो की गैस है हमें 40 रुपए किलो में मिले। हम इथेनॉल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में होता है, इथेनॉल उससे पैदा होती है। तो पहले 8% आनंद बियानी साहब, 20% एक छोटा सा सवाल आखिरी आनंद बियानी साहब आपसे। रंजीता मेहता जी ने यह कहा है कि ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो आपकी भी तो कई प्रदेशों में सरकार है, आप छत्तीसगढ़ में कम कीजिए, राजस्थान में कम कीजिए, आप पंजाब में कम कीजिए, करते क्यों नहीं आप? मतलब ये है कि देश को लूटना इन्होंने है और टैक्स हम कम करें। जहां जहां हम जितनी सहूलियत दे सकते हैं वहां हम सहूलियत दे रहे हैं। किसानों का कर्जा हमने माफ किया नहीं किया? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है किसानों का कर्जा माफ किया? इसका मतलब ये जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे और देश को ऐसे ही डुबोएंगे। 265 टन इन्होंने सोना। महंगाई फुल है, लेकिन राहत देने की तरकीबें, राहत देने के तरीके क्या रहेंगे ये बताने में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वो सब पीछे हैं, बता नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि कम से कम ये त्योहार का सीजन तो लोगों का इस महंगाई के बीच ही बीच है। नमस्कार।